आपका हमारे डीके इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज हम मौलिक विद्युत चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह मौलिक विद्युत हमारी कक्षा 10वीं, 12वीं और आईटीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मौलिक विद्युत को पढ़ने से पहले हमें इसकी परमाणु संरचना समझनी पड़ेगी, और परमाणु संरचना समझना है तो हमें पदार्थ, अणु और परमाणु इन सब के बारे में जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, ये जो है इनकी बहुत ही सरल डेफिनेशन है, आराम से इनको समझ सकते हैं। एक एक लाइन में है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 लाइन में भी हो सकते हैं। तो चलिए टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा पदार्थ। दोस्तों, पदार्थ जो होता है हमारा, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। यानी मान के चले यहाँ पे कोई एक वस्तु है। इस वस्तु में क्या होता है, कोई भी वस्तु हो, अगर उसको कहीं पे रख भी दिया जाए तो वो उसमें कोई ना कोई एक वजन तो होता ही है, साथ साथ में वो इतना क्या करता है, स्थान भी घेर लेता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, इसलिए वह क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। अब ये प्रकृति में हमें 3 अवस्था में मिलती हैं। कौन कौन से? यानी ठोस, ये हमको ठोस भी मिलेगा, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में ये पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसके बाद पदार्थ के बाद बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, अणु। यानी अब हम अणु के बारे में जानेंगे। ये अणु क्या होता है? जो अणु होता है दोस्तों, ये हमारे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होता है। यानी अणु जो है वो पदार्थ के एकदम छोटे 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 कुछ करके टुकड़ों से मिलके बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और इसमें क्या होंगे, अब स्वाभाविक है कि ये पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिला है, तो इसमें पदार्थ के सभी गुण क्या होंगे, विद्यमान होंगे। अब इसके बाद अगली है हमारी परमाणु संरचना, परमाणु। परमाणु क्या होता है? तो जो परमाणु है ये कहा जाए तो अणु से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? ये अणु से मिलके बना होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलके बनी होती है। और ये किससे मिलती जुलती है दोस्तों? हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती होती है। परमाणु संरचना जो होती है वो हमारे कुछ इस आकार में दिखाई देती है। दोस्तों, परमाणु संरचना में एक बीच वाला जो भाग होता है, ये नाभिक कहलाता है। और ये जो बनी हुई है, ये गोल गोल आकृति में जो दिख रही हैं, ये कहलाती हैं कक्षाएं। इन कक्षाओं को दोस्तों K, L, M और N के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर पहली कक्षा होगी तो इसको हम K बोलेंगे, दूसरी है तो L, तीसरी M और चौथी है तो N। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। और ये बीच वाला जो इसका भाग होता है, केंद्र, ये बीच वाला जो भाग है ये केंद्र कहलाता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं और ये एक आणविक बल से बंधे होते हैं। इसके लिए दोस्त, यहाँ पे निश्चित कक्षाओं के लिए एक सूत्र होता है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कहा जाए तो पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या हम एक सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि एक 2n का स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है। जहाँ पे ये जो n होता है, इसमें n का जो स्क्वायर वाला जो सूत्र है, यहाँ पे जो n होता है वो होता है कक्षाओं की संख्या। यानी यदि पहली कक्षा की बात करें तो यहाँ पे हमने अगर लिखा 2, यहाँ पे गुणा और 1 और इसका अगर स्क्वायर लगाया तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद यदि हम दूसरी कक्षा की बात करें, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। 2, अगर कक्षा हमारी दूसरी है तो यहाँ पे 2 और इसका क्या कर देंगे दोस्त, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8। यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर इसके बाद अगर तीसरी कक्षा की बात करें तो तीसरी कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कुछ नहीं, ऐसे ही 2 गुणा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और कितने हो जाएंगे 18। तो देखो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद अगर चौथी कक्षा की बात करें तो क्या करेंगे, 2 गुणा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये टोटल कितना हो जाएगा 32। तो तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वहीं हम अगर एक चालक पदार्थ लें जैसे कि तांबा, तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो पहली कक्षा में हम तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29, तो पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2, दूसरे में कितने जाएंगे 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अभी तीसरी कक्षा में कितने डालेंगे 18, तो ये हो गए 18। तो 2, 8 और 18, तो ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए हमारे 28 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है लास्ट में 1, तो ये इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो पहली कक्षा में जैसे कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं 2, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरी में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगली में 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और एक और यहाँ पे कक्षा बनी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक कक्षा बना देंगे ऊपर, और ये इस अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट वाली कक्षा में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, वो है नाभिक। नाभिक क्या कहलाता है, नाभिक में देखिए यहाँ पे ये परमाणु का केंद्रीय भाग है, वो नाभिक कहलाता है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये दोनों प्रकार के जो कण होते हैं वो एक आणविक बल द्वारा नाभिक से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। दोस्तों अभी हमने परमाणु संरचना में जैसा कि आपको समझाया था, ये जो परमाणु का भाग है बीच वाला, ये हमारा नाभिक कहलाता है। और यहाँ पे क्या स्थित होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। यहाँ पे इनकी जो कक्षाएं हैं वो KLMN है, जो कि पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में 8, तीसरी में 18। ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी, वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, ये जो प्रोटॉन होता है यह भी क्या है, प्रकृति का एक मूल कण है। यह नाभिक में अवस्थित रहता है, यह किसी भी प्रकार की गति नहीं करता तथा यह धनावेशित होता है। एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1845 गुना, अर्थात 1.6 गुणा 10⁻24 ग्राम भारी होता है ना। ये हमारा प्रोटॉन है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी न्यूट्रॉन है, जिसको हम
N से लिखते हैं और प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या है? ये भी प्रकृति का एक मूल कण है जो नाभिक में अवस्थित रहता है। यह किसी भी प्रकार की गति नहीं करता तथा यह आवेश रहित होता है, यानी इसमें ना तो प्लस का चिन्ह होगा ना ही माइनस का चिन्ह होगा। ये आवेश रहित होता है और इसका जो द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पे दोस्तों ये लाइन गलत है, इसमें ये आप इसको काट देना। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये भी प्रकृति का मूल कण है। निश्चित कक्षाओं में क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और यह ऋण आवेशित होते हैं, यानी इनका जो चिन्ह होता है, इसमें कौन सा चिन्ह होता है? माइनस का चिन्ह होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलॉम आवेश होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। तो दोस्तों इतना सब जानने के बाद अब हमारी जो सबसे आगे वाली हेडिंग है वो है अगली हेडिंग हमारी विद्युत, कि हम विद्युत किसे कहते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना, इसी के चलते हम विद्युत के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक स्थिर विद्युत, एक गतिशील विद्युत। यानी कोई भी जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आना जाना हो, वो हमारी विद्युत कहलाती है। मान के चले कोई भी चालक तार ले लो, कोई भी चालक जिसमें क्या है, करंट हमारा फ्लो होता हो, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम काल्पनिक रूप से समझ सकते हैं कि कोई ये चालक तार है और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहे हैं। और ऐसे ही इसमें मतलब मान के चल सकते हैं हम कि यहाँ पे करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर गति करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है? विद्युत बनने लगती है। अब हमने देखा हमारी जो विद्युत है दो प्रकार की है, एक है स्थिर विद्युत, एक है गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत ये वो विद्युत होती है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, इसलिए इसका हम व्यापारिक स्तर पर उपयोग नहीं करते। और जो गतिशील विद्युत होती है इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो भी किसके माध्यम से? तार एवं केबल के माध्यम से, इसलिए इसका उपयोग हम व्यापारिक स्तर पर हम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? यह इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। और जो विद्युत धारा की चाल है, यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन आप नोट कर लेना कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर, अर्थात 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा को हम सिंपल सी लैंग्वेज में करंट बोलते हैं। जिसको हम करंट बोलते हैं वही हमारी विद्युत धारा होती है। यानी कोई भी चालक तार है, जैसे कि कोई चालक तार है, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होने लगे, बहुत स्पीड से, तो वो हमारी क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसमें दोस्तों एक शब्द आया है दर। दर का मतलब यहाँ पे स्पीड से है कि किसी भी चालक में कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। यानी किसी भी चालक, कोई भी चालक तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, वही हमारी विद्युत धारा कहलाती है।
विद्युत धारा को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला भाग है, पहला कौन सा है, एसी करंट, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वह विद्युत धारा जिसके मान एवं प्रवाह की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। दोस्तों, इसमें जो विद्युत धारा होगी वो समय के साथ क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो खड़ी वाली लाइन है ये विद्युत धारा के मान को प्रदर्शित कर रही है, और एक ये वाली लाइन है तो ये टाइम को प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में विद्युत धारा का मान यहाँ पे 0 रहता है। यहाँ से विद्युत धारा ने क्या किया, चलना शुरू किया, तो ये पहले देखो 0 से स्टार्ट हुई और धीरे 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 ये ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर ये और नीचे ऐसे होके। तो आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि देखिए पहले विद्युत धारा अपने शिखर मान पे पहुँच रही है, यानी पहले यह धनात्मक दिशा में जाती है और फिर यह ऋणात्मक दिशा में जाती है। दोस्तों, विद्युत धारा की जो चाल होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। तो दोनों में एक इतना ही सही डिफरेंस है कि विद्युत धारा हमारी प्लस से माइनस की ओर चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे माइनस से प्लस की ओर चलती हैं। ये नोट बना लेना, आप अपने दिमाग में बिठाल के रखना, क्योंकि यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि इसके समय के साथ क्या हो रही है, मान भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रहा है, यानी इसकी वैल्यू में भी परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ में ये दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले प्लस की ओर जाती है, फिर माइनस की ओर जाती है, तो ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। इसके बाद हम अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग में है दिष्ट धारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट। दिष्ट धारा को हम बोलते हैं डीसी करंट। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, वह विद्युत धारा जिसके मान एवं प्रवाह की दिशा समय के साथ नहीं बदलती। जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें विद्युत धारा क्या हो, समय के साथ ना बदले, तो वो हमारी डीसी करंट कहलाती है। यहाँ पे डीसी करंट का सिंबल दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन वही वैल्यू है, ये टाइम है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्युत धारा एक निश्चित दिशा में चल रही है। देखिए ना, यहाँ पे कोई केवल इसके मानवश में बदलाव होगा और किसी चीज़ में बदलाव नहीं हो रहा है। दोस्तों, डीसी करंट हमें यह सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, डायनमो, इन सब से हमें डीसी करंट प्राप्त होता है। और इसके अलावा ये जो हमारा एसी करंट है, तो यह हमें अल्टरनेटर, जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं, इससे प्राप्त होता है। और डीसी हमें सेल बैटरी से प्राप्त होता है। दोस्तों, अगली हेडिंग हमारी विद्युत परिपथ की है। विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ विद्युत धारा प्रवाह के लिए बंद एवं सतत मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है बंद परिपथ और एक और है नीचे खुला परिपथ। तो पहले हम बंद परिपथ समझते हैं कि हमारा बंद परिपथ क्या कहलाता है। दोस्तों, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है बंद परिपथ की, वो है वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जिसमें स्विच ऑन होता है। यहाँ पे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारी एक बैटरी है, ये हमारा एक लैंप है, यहाँ पे हमारा स्विच है और ये हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, इसमें डेफिनेशन है, जब
परिपथ का स्विच ऑन हो, अर्थात लैंप हमारा क्या हो, प्रकाशित होता हो, अर्थात क्या हो, चलता हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बंद परिपथ कहलाता है। अगर स्विच को हम क्या कर दें, खुला कर दें, तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इस तरीके को हम खुला परिपथ कहेंगे। यहाँ पे हमारा स्विच क्या है, बंद है कुछ इस तरीके से, इसलिए इसको हम बंद परिपथ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इसका है खुला परिपथ, तो खुले परिपथ में क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, खुला परिपथ बोलते हैं। दोस्तों ये सब जानने के बाद अब हम जानेंगे कि हमारा प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ये जो प्रतिरोध है हमारा एक प्रकार की रुकावट पैदा करेगा, किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में। तो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी पदार्थ का वह गुण जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है ना। दोस्तों यहाँ पे ये एक प्रतिरोध दर्शाया गया है। प्रतिरोध को हम विद्युत परिपथ में कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। ये हो गया और एक और होता है कुछ इस तरीके से, और आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से कोई सिंबल होता है। तो ये वाला हमारा होता है फिक्स मान का प्रतिरोध, और ये वाला जो सिंबल है ये परिवर्ती मान प्रतिरोध का सिंबल कहलाता है। और इनको हम सर्किट वगैरह में देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। प्रतिरोध जो है वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, यानी अगर किसी चालक तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को रोकने का जो प्रयास करेगा वो हमारा कहलाएगा क्या, प्रतिरोध कहलाएगा। दोस्तों नीचे हम देखेंगे प्रतिरोध से संबंधित कुछ नियम भी होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिरोध के नियम को समझाइए, या किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है और यह क्वेश्चन कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा गया है। इसलिए ये क्लास 10th वाले इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लें। तो चलिए देखते हैं हम ये जो प्रतिरोध है और इसके नियम हैं, इनको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे वो 3 कारक हैं। सबसे पहला है लंबाई। लंबाई से तात्पर्य है यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दोस्तों अगर कोई भी चालक तार है उसकी लंबाई जितनी अधिक हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध वैसे ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे समझें कि मान के चलो यहाँ पे कोई पानी की टंकी है और यहाँ से एक नल लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे पानी भरें तो हमको क्या होगा, यहाँ पे हमें नल से जो पानी गिरेगा वो एक स्पीड में मिलेगा। अगर इसी पानी को हम यहाँ पे सटक लगा के कुछ इतनी लंबाई तक ले जाएं तो यहाँ पे जो पानी होगा वो हमको थोड़ा कम स्पीड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई में वृद्धि तो हो गई है, देख ही रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इस करंट में प्रतिरोध को समझ सकते हैं कि करंट में अगर हम चालक तार की लंबाई को क्या करें, बढ़ा दें तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरी हेडिंग है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा तीसरा है वो है प्रकृति, मतलब उसकी बनावट से है। तो किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की किस्म या प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात वह प्रतिरोध किस पदार्थ का बना है। अधिकतर हम दोस्तों प्रतिरोध बनाने के लिए ज़्यादातर यूरेका, मैग्नीन, आदि का प्रयोग करते हैं। और वायर बाउंड प्रतिरोध अधिकतर यूरेका से ही बना होता है। दोस्तों अब हमारी अगली हेडिंग है वो है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके सिरों पर कुछ अंतर पैदा होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों मान के चलें ये कोई चालक तार है और इसमें हमने धारा क्या की है? प्रवाहित कराई है। तो कुछ इस तरीके से है ये। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से धारा प्रवाहित कराई। मान के चलें कुछ समय पहले यहाँ पे जो वोल्टेज था इसका 3 वोल्ट था और वो यहाँ तक आते आते 2 वोल्ट हो गया। अर्थात इनके बीच में जो अंतर पैदा हो रहा है, यानी A माइनस B सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ये वाला टर्मिनल A, ये वाला टर्मिनल B। तो 3 माइनस 2 यानी जो 1 वोल्ट का जो अंतर आया है यह इसका विभवांतर कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, वोल्टमीटर और एमीटर किसे कहते हैं? परिपथ में वोल्टमीटर और एमीटर के संयोजन को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके पेपर में पूछा भी जाता है और हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। परिपथ का विभवांतर मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उससे वोल्टमीटर कहते हैं। इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कोई सर्किट है, वहाँ पे हमें विभवांतर अर्थात वोल्टेज को मापना है तो हम क्या उपयोग करेंगे? वोल्टमीटर करेंगे। और वोल्टमीटर का जो संयोजन होता है वो परिपथ के समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम से मतलब है उसके लिए प्लस भी चाहिए होगा और माइनस भी चाहिए होगा। AC है तो उसको फेस भी चाहिए होगा और न्यूट्रल भी चाहिए होगा, दोनों चाहिए होते हैं। AC करंट में हमारे फेस न्यूट्रल होते हैं और DC करंट में हमारे प्लस माइनस होते हैं। यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। ये लैंप है, ये बैटरी है और ये इसका स्विच है। इस लैंप का हमें विभवांतर नापना है। तो देख सकते हैं ये प्लस और इसका इस साइड माइनस, और ये बीच में क्या लगा है हमारा? ये लगा है हमारा, इसमें वोल्टमीटर लगा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? विभवांतर माप रहे हैं। तो क्या लगा है हमारा? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का संयोजन है परिपथ के समांतर क्रम में। तो आप देख सकते हैं इसने प्लस भी लिया और इस साइड से ये जो आ रहा है हमारा माइनस आ रहा है तो इसने माइनस लिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाली जो है धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमीटर का। एमीटर क्या है? एमीटर
परिपथ की धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उससे एमीटर कहते हैं। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम से मतलब है यहाँ पे या तो आप उसको फेस पे जोड़ दो या तो आप उसको न्यूट्रल पे जोड़ दो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा। यहाँ पे हमने एक चित्र के माध्यम से वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों का संयोजन किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वही एक लैंप है, ये लैंप है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, इस लैंप में जा रही है, ऐसे यहाँ से ये माइनस होते हुए यहाँ पे देखिए बीच में एमीटर लगा है। तो आप किसी भी एक वायर के बीच में कट करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एमीटर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि एमीटर का जो कनेक्शन है वो परिपथ के श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। मान लो यहाँ पे कोई एक चीज़ जुड़ी है, जस्ट इसके बाद एक और चीज़ जोड़ दें तो ये हमारी श्रेणी बन जाती है। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी, समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।